हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड लेक्चर में हम लोग आज दोबारा से मिल रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर एक बारी हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम सेकंड लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर पे हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग पढ़ा था। तो मीनिंग में हमने क्या किया था आपको याद होगा। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू सर्व द पीपल, ठीक है। लैटिन वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। इसका फादर कौन थे, वुडरो विल्सन, जो कि बाद में जाके वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। देन और हमने उस पर व्यूज़ देखे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, नेचर एंड स्कोप में हम व्यूज़ देखेंगे। तो वाइडर व्यू, नैरोर व्यू, मैनेजरियल व्यू, पोस्ट कोर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, ये सारे व्यूज़ हम एक बारी दोबारा से रिवाइज करने लगे हैं। तो वाइडर व्यू क्या बोलता है, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और नैरोर व्यू ये कहता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, बाकी दोनों ब्रांचेस को हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी नहीं करना है, ठीक है। नैरो व्यू ये कहता है, वो कहता है कि लेजिस्लेचर को स्टडी करेगा पोल साइंस और जुडिशरी को स्टडी करेगा लॉ, जबकि एग्जीक्यूटिव को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करेगा, राइट। तो ये हो गया वाइडर व्यू, नैरो व्यू, ठीक है। एक मैनेजरियल व्यू है, वो कहता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वही हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़नी है। जबकि जो मिडिल लेवल की और लोअर लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लरिकल एक्टिविटीज़ और मैनुअल एक्टिविटीज़, उसके साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। वो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा व्यू कहता है, मैनेजरियल व्यू। पोस्ट कोर व्यू जो गुलिक ने दिया था, लूथर गुलिक ने, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये बहुत सारा कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये इस एक्रोनिम से बना हुआ है। तो ये गुलिक कहता है कि मैनेजरियल व्यू वाला ही सारा सेम सिस्टम है इसमें भी, ये भी वही कह रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, ठीक है, पी से प्लानिंग, पोस्ट कोर प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ इकट्ठा है कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पोस्ट कोर व्यू यानी कि लूथर गुलिक ने दिया था, ये इट इज़ सिमिलर टू मैनेजरियल व्यू। ये भी कहता है कि टॉप की एक्टिविटीज़ जो कि प्लानिंग वगैरह, ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़नी है, बाकी चीज़ें हमने नहीं पढ़नी है। एक सब्जेक्ट मैटर व्यू है। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या बोलता है, सब्जेक्ट मैटर व्यू साथ साथ आप भी रिवाइज करते जाओ। सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि एक जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट मैटर अलग है, बैंकिंग का सब्जेक्ट मैटर अलग है। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको एक ही डिपार्टमेंट में रहना चाहिए पूरी करियर में, ना कि उसकी ट्रांसफ़र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट मैटर अलग है। अगर वो एक ही डिपार्टमेंट में रहेगा तो उसकी स्पेशलाइजेशन उसी डिपार्टमेंट में, उसी फील्ड में बनेगी। अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएगा तो उसकी जो है वो स्पेशलाइजेशन किसी में भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर भी ये मानता है कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप में स्पेशल यही वाला व्यू चल रहा है, इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और वहाँ पे प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही होता है, स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही बंदे की अपॉइंटमेंट होती है। जो बंदा जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, जैसे एग्रीकल्चर वाला बंदा एग्रीकल्चर में ही रहेगा, इंडस्ट्रियल वाला बंदा इंडस्ट्री में ही रहेगा, इकॉनमी वाला बंदा इकॉनमी में रहेगा, बैंकिंग वाला बैंकिंग में रहेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस में रहेगा। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडिया, इनमें क्या है कि एक जो पर्सन जो अपॉइंट होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर, उसकी ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में हो सकती है। क्यों इसलिए हो सकती है क्योंकि ये आईएएस में ये सोचा जाता है कि आईएएस ऑफिसर जो है ही इज़ अ जर्नलिस्ट ऑफिसर एंड नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। तो जर्नलिस्ट होता है जो जिसको सब चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन किसी की स्पेशल नॉलेज नहीं है।
तो इसलिए ये सोचते हैं कि जर्नलिस्ट बंदा हर डिपार्टमेंट में फिट हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आप देखिए कि जो व्यूज़ हैं वो किस किस ने दिए थे। ठीक है, तो ये जो व्यूज़ डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे विल्सन, वाइट, इन सब ने वाइड रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, देन ये जो नैरो रिव्यू दिया हुआ है ये भी अपना हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक वगैरह ने दिया हुआ है। ठीक है, इन सब में ये आ जाएंगे। देन सब्जेक्ट मैटर व्यू आ गया, पोस्ट कोर व्यू गुलिक ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख के आपको कंसेप्ट जो है वो दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो दिमाग में आप रखिए हर चीज़ का। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस और आर्ट। ठीक है, तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या आर्ट है, तो क्या है ये। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो पहले आप खुद सोचिए कि ये क्या है, साइंस है या आर्ट है। आप 2 सेकंड सोचिए, फिर मेरे को अगर आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या आपके पास अगर नोटबुक है उसमें लिख के बताइए। ठीक है, तो आपके आंसर्स का जो भी है वो आप खुद देखिए, आपको क्या लगता है ये क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ये, इसको हमने अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की हम बाद में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है वो कैसे हम देखेंगे। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक साइंस है। ठीक है, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, सब ने इसको साइंस माना है। साइंस क्यों माना है, क्वेश्चन ये पैदा होता है, साइंस क्यों माना है। क्या ये फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरह साइंस है? आपको लगता है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तरह इसके फार्मूला हमेशा हर जगह चलते हैं? क्या आज अगर इंडिया में एक पॉलिसी सक्सेसफुल है, वो पॉलिसी अमेरिका में भी सक्सेसफुल होगी? क्या वो पॉलिसी चाइना में, जापान में भी सक्सेसफुल होगी? क्या वो पॉलिसी पाकिस्तान, श्रीलंका, सब जगह सक्सेसफुल होगी? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी जो डेवलप्ड वर्ल्ड में सक्सेसफुल है वो डेवलपिंग में सक्सेसफुल नहीं है, जो डेवलपिंग में सक्सेसफुल है वो डेवलप्ड में सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, हज़ारों एग्जांपल्स आपको इस चीज़ की मिल जाएंगी। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाने की कोशिश लोगों ने की जिन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया, इंक्लूडिंग विल्सन। क्यों? क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट आर्ट कहलाता तो फिर ये सब्जेक्ट बनता ही नहीं, क्योंकि आर्ट जो होती है वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो एक लेमैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। लेकिन साइंस जो है वो एक पढ़ा लिखा बंदा ही प्रैक्टिस कर सकता है, जिसने वो उसको पढ़ा हो। ठीक है, अब फिज़िक्स जो है वो एक अनपढ़ बंदा तो नहीं फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकता है ना, केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकता। ठीक है, लेकिन सिमिलरली हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा और हमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब ये इसको साइंस मैक्सिमम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स जो हैं वो इसको साइंस ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा भी है जैसे साइमन, रॉबर्ट ए ढाल, ये सोचते हैं कि ये साइंस पूरी तरह से साइंस नहीं है। ठीक है, और अगर ये साइंस भी है तो इसके प्रिंसिपल्स सारी जगह अप्लाई नहीं होते, तो ये स्यूडो साइंस है। ठीक है, तो स्यूडो साइंस अगर इसके प्रिंसिपल्स को कहा जाता है तो फिर ये साइमन ने क्या कहा। साइमन एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो डिफरेंट सोचता है। ठीक है, जो डिफरेंट सोचता है। आप देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ोगे तो डिसीजन मेकिंग की थ्योरी साइमन ने दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, अब साइमन ये कहता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो सकते। प्रिंसिपल के 2 पार्ट्स साइमन ने मान के चला। साइमन के जो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं।
ठीक है, दो पार्ट्स यानी कि फैक्चुअल एंड एथिकल। ठीक है, तो फैक्चुअल एंड एथिकल, फैक्चुअल इसने दे दिया पॉलिटिशियन को कि वो फैक्ट को समझेगा और उनको अप्लाई करेगा, यानी प्रैक्टिकल चीज़ ये किसको दे दी, पॉलिटिशियन को। ठीक है, और जो एथिकल पार्ट है वो इसने दे दिया ब्यूरोक्रेट को, यानी कि ब्यूरोक्रेट जो है वो एथिक्स के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो हर चीज़ के अंदर इवन के डिसीजन मेकिंग के अंदर साइमन ने ये कहा कोई भी डिसीजन होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, कोई भी प्रिंसिपल होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, फैक्चुअल एंड एथिकल। ठीक है, फैक्चुअल किसको दिया, पॉलिटिशियन को, और जो दूसरा वाला था एथिकल वो किसको दिया, एथिकल किसको दिया, ब्यूरोक्रेट को। आपको पता है जो पॉलिटिशियन है वो 5 साल के लिए आता है, इसको इसलिए उसको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और ब्यूरोक्रेट को परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि वो 20 साल में जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है 20-21 साल में, तो वो 60 ईयर्स तक जॉब कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास कितने साल हुए, 40 साल। ठीक है, तो उसको इस सेंस में परमानेंट बोला जाता है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, फैक्चुअल पार्ट किसको मिला, पॉलिटिशियन को, और एथिकल पार्ट किसको मिला, ब्यूरोक्रेट को। राइट, अब साइमन ये कहता है कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं, विल्सन के, विलकबाई के, गुलिक के, वो पूरी दुनिया में अच्छे से अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टांसिस पूरी दुनिया के अलग अलग होते हैं। ठीक है, लोगों की पर्सनालिटी पूरी दुनिया में अलग अलग होती है, अप्लाई करने वालों की और जिनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल्स उनकी भी। सोशल सेटअप पूरी दुनिया में अलग अलग होता है। ठीक है, अब नाइजीरिया में सोशल सेटअप अलग है, एशिया में अलग है, अमेरिका में अलग है, लैटिन अमेरिका में अलग है, कनाडा में अलग होगा, रशिया में अलग होगा, जापान में बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो हम कैसे प्रिंसिपल्स को लगा सकते हैं, तो साइमन ने बेसिकली क्या बोला कि उसने कहा कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, ना कि प्रिंसिपल्स के ऊपर। क्या बोला उसने, डिसीजन मेकिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग शुड बी एम्फेसाइज्ड रादर देन द प्रिंसिपल्स। इसलिए प्रिंसिपल्स को, जिसको हम स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, इसलिए साइमन स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के अगेंस्ट था, ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट। तो ये बिहेवियरल अप्रोच के फेवर में था और इसने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी दी और डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफ़ी काम किया। रॉबर्ट ए ढाल ये एक ऐसा बंदा था जिसने 3 प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई की। ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की प्रिंसिपल्स की। तो सबसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कौन कह रहा है, रॉबर्ट ए ढाल। पहले हमने साइमन की बात की, अब हम रॉबर्ट ए ढाल की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट ए ढाल क्या बोलता है, दोबारा से देखते हैं। रॉबर्ट ए ढाल बोलता है कि प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि सोशल सेटअप हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल्स अच्छे से सारी जगह अप्लाई नहीं हो पाते। दूसरा, पर्सनालिटी डिसीजन मेकर की भी और जिसके ऊपर वो डिसीजन हो रहा है उसकी भी, यानी कि लोगों की भी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए वो भी जो है वो अलग अलग ही, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि पर्सनालिटी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, हर पूरी दुनिया में अलग अलग देश में। ठीक है, और जिसके ऊपर वो डिसीजन हो रहा है, जिसके ऊपर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, उन लोगों की भी पॉलिसी, उन लोगों की भी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, इसलिए वो लोग भी पर्सनैलिटी वाइज डिफरेंट होंगे। एज फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। इसलिए रॉबर्ट ए ढाल कहता है कि देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन अप्लाइंग द डिसीजंस। राइट, समझ गए आप। तीसरा, सोशल सेटअप। वो कहता है कि सोशल सेटअप जो है वो, सोशल वैल्यू जो है वो पूरी दुनिया का अलग अलग है। ठीक है, तो रॉबर्ट ए ढाल, साइमन, ये 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को उसको
इतना पॉजिटिवली नहीं लिया और उनको क्रिटिसिज्म किया स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को, प्रिंसिपल्स को, और उन्होंने साइमन ने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम किया और रॉबर्ट ए डाल ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या साइंस है या आर्ट है। तो ये साइंस ही है। जो भी बेसिकली सोशल साइंस होती है, ठीक है, सोशल साइंस यानी कि वो साइंस जो कि लोगों से जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कंप्लीट प्योर साइंस नहीं हो सकती। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, वो स्यूडो साइंस ही होती है। स्यूडो साइंस यानी कि हाफ साइंस, वो वही होती है। बिहेवियरल साइंस, सोशल साइंस, ये दोनों तरह की साइंसेस जो हैं, जब बिहेवियरल साइंस जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पोल साइंस, तो ये जो हैं ये स्यूडो साइंस ही हो सकती है, ये कंप्लीट साइंस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो लेकिन साइंस होते हुए भी हमने पूरी कोशिश करनी है कि ये साइंस ही रहे, आर्ट ना बने। तो तभी रॉबर्ट ए डाल और साइमन ऐसा सोचते हैं कि ये पूरी साइंस तो हो नहीं सकती, थोड़ा बहुत आर्ट भी रहेगा। तभी उन्होंने कहा कि इसमें डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये साइंस वर्सेस आर्ट की डिबेट में हमने आज ये सीखा। आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपने यहाँ से सीख लिया कंसेप्ट। साइमन क्या कहता था, साइमन का आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैंने नॉर्मेटिव वगैरह टर्म्स को टच नहीं किया क्योंकि मैं इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स अभी इस स्टेज में सेकंड लेक्चर में नहीं बनाना चाहता हूँ। अभी और भी ऑथर्स इसमें मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैं जानबूझ के इसमें ज़्यादा ऑथर्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बाद में ऑथर्स आएंगे, वो धीरे धीरे आपको खुद लर्न होंगे। मैं चाहता हूँ आप खुद स्लोली आप जो है वो इसको लर्न करते जाएं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, तो धीरे धीरे अब हम जब थर्ड लेक्चर पे जाएंगे तो आगे और बढ़ेंगे। एक और टॉपिक हम छोटा सा लेंगे और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिग्निफिकेंस में क्या आता है? सिग्निफिकेंस में आता है कि 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ, तब से लेकर अब आ गया 2024। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आप सोचिए। तो मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। वो कैसे, अब उसके ऊपर हम देखते हैं कैसे बढ़ रही है। नंबर 1, वेलफेयरिज्म आ रहा है। गवर्नमेंट, जैसे कि आपने देखा कि इंडिया में ही बिजली पानी फ्री करने की डिफरेंट गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं। लोगों को डिफरेंट योजनाओं के तहत, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, जितनी भी योजना, MG नरेगा योजना हो, उनके द्वारा, उन योजनाओं के द्वारा लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लोगों को पैसा दिया जाता है, लोगों को फैसिलिटीज़, राशन दिया जाता है। ठीक है, तो लोगों के लिए और भी फैसिलिटीज़ बनाई जाती है। तो इससे गवर्नमेंट का जो रोल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल रोल क्या था? ट्रेडिशनल रोल आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल रोल हमेशा से रहा है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, कि कहीं चोरी डकैती तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना गवर्नमेंट का काम होता है। इसको बोलते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये बेसिकली स्टेट करती है बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुलिस। पुलिस को यूज़ करके गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। गवर्नमेंट की जगह मैं बोलूँगा स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करती है? बाय द यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पुलिस। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी फंक्शन। लेकिन ये तो हमेशा से, जब से सिविलाइजेशन है तब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की गवर्नमेंट की, स्टेट की जिम्मेवारी रही है। ठीक है, चाहे वो छोटी सी पंचायत हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे जैसे वेलफेयरिज्म बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं।
अब आपने देखा जैसे रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं हमारे देश में या बाहर के देशों में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, पीपीपी मॉडल के तहत, ठीक है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टोल प्लाजास वगैरह बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी आप देखिए कि गवर्नमेंट का रोल बढ़ रहा है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर एयरपोर्ट बनाता है कोई प्राइवेट पार्टी, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में एयरपोर्ट अदानी बना रहा है, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है? गवर्नमेंट का रोल कैसे है? गवर्नमेंट का रोल है, बिल्कुल है। सबसे पहले अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना गवर्नमेंट का रोल है। उसके बाद अदानी ने एयरपोर्ट बना तो दिया, मैनेज भी कर दिया, मैनेज भी वो करेगा हमेशा के लिए। उससे जो रेवेन्यू आएगा वो भी उसको भी जाएगा और गवर्नमेंट को भी जाएगा। गवर्नमेंट को कैसे जाएगा? बाय द यूज़ ऑफ टैक्सेस, ठीक है। वहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट्स खड़े होंगे, वहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ होंगी, उसका एक शेयर गवर्नमेंट को भी जाएगा और एक शेयर प्राइवेट पार्टी को भी जाएगा प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि रेगुलेशन, ये वर्ड नोट करिए, रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेटर है। गवर्नमेंट जब कोई चीज़ खुद करती है तो वो खुद करती है, उसमें रेगुलेशन का कोई काम नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने खुद की है। लेकिन जब गवर्नमेंट कोई चीज़ को, किसी चीज़ को प्राइवेटाइज कर देती है तो फिर गवर्नमेंट का क्या उसमें कोई रोल नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल रहता है? रेगुलेट करना, रेगुलेशन करना। रेगुलेटर, आप पंखे का जो रेगुलेटर होता है जिसमें पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट रेगुलेशन के तहत उस प्राइवेट पार्टी को दिए हुए काम को कम ज़्यादा कर सकती है। अगर प्राइवेट पार्टी मोनोपोली बना रही है तो वो प्राइवेट पार्टी को रोक सकती है वो करने से और कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अगर प्राइवेट पार्टी कस्टमर्स के साथ कुछ धोखा कर रही है तो गवर्नमेंट उस प्राइवेट पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेगी और प्राइवेट पार्टी के ओनर को जेल में भी भेजेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे भी कि रेगुलेशन का काम गवर्नमेंट हमेशा से करती आ रही है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। तो धीरे डे बाय डे गवर्नमेंट का काम इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही आएगा कि द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज़ इंक्रीजिंग बाय द डे, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। आर्ट एंड साइंस भी हमने देख लिया। आज यही 2 टॉपिक्स हमने देखे, कल हम इसके आगे चलेंगे। थैंक यू।